तो आज से हम स्टार्ट करेंगे घटना चक्र के पॉलिटी सेक्शन को। तो इस दौर में पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो भारत का संवैधानिक विकास जो है दो भागों में बटा हुआ है। एक तो है जो प्लासी के युद्ध के पश्चात जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, वहाँ से 1853 के जो चार्टर एक्ट है वहाँ तक का देखेंगे, और उसके बाद की चीज़ें जो 1857 के युद्ध के पश्चात जो शासन चला जाता है महारानी के पास, ब्रिटिश साम्राज्य के पास, तो वहाँ से भारत के आज़ादी तक का जो समय है 1858 से 1947 तक का समय, उसके विषय में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। ठीक है, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद, कार्यकारी परिषद जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसका गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया, और उसके साथ ही साथ वॉरेन हेस्टिंग के साथ ही साथ जो 4 सदस्यीय परिषद की गठन की गई थी, उनमें फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और पॉरवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। परिषद में जो गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के लिए सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी बंगाल के ही गवर्नर को करता था, अर्थात उसके अंतर्गत कुछ शक्तियां विद्यमान थी इन दोनों के लेकर के। इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में भारत का जो अर्थात उस समय का उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ ही साथ 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चूंकि अपने पर्सनल व्यापार भी गवर्नर जनरल जो थे अपने पर्सनल व्यापार भी, और कंपनी के जो सदस्य थे अपने पर्सनल व्यापार भी करने लगे थे, इससे भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैल रहा था। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया कि वो अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को गवर्निंग बॉडी कहा जाता है, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी। साथ ही साथ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो है, इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। मतलब पॉलिटिकल और बिजनेस, ये दोनों ही सब्जेक्ट्स जो थे ये डिफरेंशिएट किए गए इनके बीच में। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो डील करेंगे गवर्निंग बॉडी से लेकर के, गवर्निंग बॉडी होगी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगी वो पॉलिटिकल अफेयर्स यानी राजनीतिक विषयों को लेकर के होगी। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये गवर्निंग बॉडी है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये राजनीतिक जो कार्य है उसके लिए है, अर्थात पॉलिटिकल अफेयर्स को लेकर के डील करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब उनकी काउंसिल जो थी, उनके साथ में 4 सदस्यों की जो काउंसिल थी, अगर कोई डिसीजन उन्होंने ले लिया, उसके बावजूद भी गवर्नर जनरल को एक एक्सट्रीम पावर दी गई कि वो चाहे तो उसको लागू कर भी सकते हैं, या फिर उनके जो निर्णय हैं उनको वो कैंसिल करके अपने निर्णयों को स्थापित कर सकते हैं। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, मतलब प्राइमा फेशी हो गया, बहुत मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो गया वो, उसकी ही भूमिका सबसे ज़्यादा चलने लगी वर्तमान में राष्ट्रपति की तरह। ठीक है, ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ था। ठीक है, दोनों ही अधिकार जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस को पहले जो प्राप्त हुआ था।
तो मतलब पहले अधिकारी ये हैं। फिर 1793 के एक चार्टर एक्ट के ही द्वारा भारतीयों को जो भारतीयों के यहाँ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधिकार को भारत के लिए 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। और 1813 में एक फिर चार्टर एक्ट आता है, अर्थात 1793 से 20 वर्ष पश्चात 1813 में जो चार्टर एक्ट आया उसमें शिक्षा की व्यवस्था पहली बार की गई, जिसमें 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, अर्थात प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के जो भारतीय व्यापार के एकाधिकार थे, मतलब मोनोपोली थी ना उनकी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया के साथ मतलब ईस्ट में जो ईस्टर्न जो एशिया है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको मोनोपोलाइज हो गया था, मोनोपोली हो गई थी कि उनको ही व्यापार करने का अधिकार है। लेकिन 1813 के एक्ट के द्वारा ये पहली बार कहा गया कि उनकी जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करके चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार तक ही सीमित रखा जाएगा। और इसका अंततः खात्मा हुआ 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता है, ठीक है। और देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया, यहीं से सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस चालू होता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो बनते हैं वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना। और 1833 के एक्ट में देखते हैं हम जा करके, तो उसके पश्चात 60 वर्ष के पश्चात व्यक्ति जो है भारत का गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ये हमने समझा। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे की, ठीक है। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य जो थे वो समाप्त कर दिए गए, ठीक है। और भविष्य के लिए उनको केवल राजनीतिक कार्य करने को कहा गया। मतलब अब कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स के साथ डील करेगी, कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज नहीं करेगी, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जो चौथा सदस्य था उसको सम्मिलित किया गया। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें एक सदस्य को शामिल किया गया जिसे कानूनी सदस्य कहा गया। और यही कानूनी सदस्य जो था, पहला व्यक्ति जो लॉर्ड मैकॉले रहता है, जिसने इंडिया के जो लॉ कोड्स दिए हैं, आईपीसी वगैरह दिए हैं, आईपीसी सीआरपीसी ऐसे जो एक्ट्स दिए हैं, इनके द्वारा ही दिए गए हैं। जो मॉडर्न डे में अपनी हम पढ़ते हैं कि जितने भी क्रिमिनल कोड्स वगैरह बनाए गए हैं वो लॉर्ड मैकाले की ही अध्यक्षता में, उन्हीं के सुपरविजन में इन एक्ट्स को बनाया गया था। तो इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। क्योंकि पहले जो गवर्नर जनरल थे वो किसी एक अपनी स्पेसिफिक एरिया को रिप्रेजेंट करते थे। लाइक जैसे जो पहले गवर्नर जैसे कि बंगाल के प्रेसिडेंसी के हो गए और यहाँ के मद्रास के हो गए, मुंबई के हो गए, तो ये अपने पर्टिकुलर क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट होता है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, जो फोर्ट विलियम का गवर्नर जनरल है, उसको शक्ति प्रदान कर दिया कि वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। उसके क्षेत्र में पूरा भारत समाहित हो गया। अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक जो पहला गवर्नर जनरल बना वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने लगा, इसलिए उसको यह शक्ति मिल गई कि वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है, ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। अर्थात जो भेदभाव धर्म, जन्म स्थान, वर्ण, वंश के आधार पर किए जाते थे, उनको खत्म किया गया। उसके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ऐसी प्रावधान बना करके कानून में समाहित की गई। 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है, जो ठीक 20 वर्ष पश्चात आता है, अर्थात आप देख रहे होंगे कि 1793 का चार्टर एक्ट आता है और यहाँ से एजुकेशन की हमने बात की है, ठीक है।
अर्थात 20 वर्ष के लिए हमने पहले तो चार्टर एक्ट की सिस्टम बना दिया कि 1793 के ठीक 20 वर्ष के पश्चात चार्टर एक्ट आएगा। फिर 1813 में हमने 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए अलॉट किया। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। फिर उसके बाद 1853 का आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये कंसेक्यूटिवली 20 ईयर्स के बाद में ये चार्टर एक्ट्स आ रहे हैं। तो इसी क्रम में 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है वो विधायी शक्तियों को कार्यपालिकाई शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था करता है। अर्थात लेजिस्लेटिव पावर जो होती है वो एग्जीक्यूटिव पावर से डिफरेंस हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। ठीक है। अब विधि निर्माण हेतु भारत के लिए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। हालांकि विधान परिषद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये राज्य की विधानमंडल की विधान पालिका की बात करता है। अर्थात विधानसभा विधान परिषद जो राज्य की विधायिका है उसके सेंस में देखें तो ये राज्य के परिप्रेक्ष्य में आता है। परंतु उस समय में ये केंद्रीय अर्थात सेंट्रल लेजिस्लेटिव की बात कर रहा है। और सिविल सेवकों की भर्ती जो वर्तमान में हम लोग पढ़ाई करते हैं ये सिविल सेवाओं के लिए, तो इसका पहला जो साक्ष्य हमको देखने को मिलता है तो यहीं से प्रारंभ होता है। 1853 के एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता, जो वर्तमान में हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी पेपर होते हैं, तो उस समय में आईसीएस के जो एग्ज़ाम होते थे कंडक्ट कराए जाने चालू हुए थे वो 1853 में चालू हुए थे। तो इस तरह हमने देखा कि भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में हम 1773 से 1853 तक के तथ्यों से हम रूबरू हुए। अब कोशिश करता हूं मैं कि इसके आगे के वीडियोस, इसके आगे के चैप्टर्स के वीडियोस में इसी प्रकार बना करके आपको देता रहूँगा। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं आपकी सफलता में एक छोटा सा सहयोग कर सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।